हरियाणा की गूंज का जो प्लेटफॉर्म भवानी जी जाना जाता है, हमारी टैगलाइन पढ़िएगा, निष्पक्षता व निडरता का प्रतीक। कि सोसाइटी में अवेयरनेस के साथ साथ यदि सोसाइटी में एक डर होगा प्रशासन का तो बहुत कारगर साबित हो। भवानी सिंह अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। उनका लक्ष्य युवाओं को नशा न छुड़वा कर होकर युवाओं को अपने साथ लगाना है, जिससे कि आने वाले चुनावों में वह चंडीगढ़ पहुंच सके। स्वार्थी होना अच्छा है इंसान का, लेकिन स्वार्थी कहाँ होना चाहिए वो उसको देखना चाहिए। चंडीगढ़ ही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरी आपको आप जब तक बताएंगे तब तक तो देर काफी हो चुकी होगी ना भवानी जी। देखिए मंजिल चंडीगढ़ है कि नहीं है। सपना मेरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होना नहीं होना वो ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा तो नहीं है कि चंडीगढ़ जाने का रास्ता साफ नहीं हुआ तो आप इस काम से मायूस हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि मैं इसको मेरी जिंदगी में मैं हमेशा इसको चालू करके रखूंगा। भवानी सिंह और डोडाराम जी ड्राइंग रूम में बैठकर गुफ्तगू करते हैं। क्या एक डील हो रही थी भी, इस चुनाव में मैं आपका साथ दे रहा हूँ, अगले चुनावों में डोडाराम जी आप मेरा साथ दे देंगे। के कामों में एक बिंदु ये भी रखते होगे ना आप, डोडाराम जी कल जो चुनाव होंगे उसमें भवानी सिंह का ध्यान भी आपने रखना है। ये बिंदु भी तो होता होगा ना। कहीं के लाखों लोगों को आप नेतृत्व कर रहे थे, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। 2007 के अंदर एक आवाज पर भवानी सिंह अपने साथ हजारों युवाओं की भीड़ एकत्रित कर कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष को जता देता है कि भवानी सिंह क्या चीज है। उसके 7 से 8 वर्ष बाद जब भवानी सिंह की उम्र बढ़ती चली जाती है, तब भवानी सिंह को यह समझ नहीं थी कि वो क्या बयान दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी जो है उससे मुंह से कई बार फ्लो में, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है फ्लो में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, हो सकता है फ्लो में आपके कुछ निकल जाए। ऐसा तो नहीं है पर्दा ना उठा पर्दे में ही रहने दे, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं। वैसे मैं ये बता कह रहा हूँ, देखो डैमेज कंट्रोल तो मैंने उस दिन कर लिया जब 2019 में मैं पार्टी में आ गया। सपना मेरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होना नहीं होना वो ऊपर वाले के हाथ में। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम में जो मेहमान हैं वह प्रमुख राजनीतिज्ञ के साथ साथ प्रमुख समाज सेवी भी हैं। अपनी समाज सेवी संस्था के माध्यम से सैकड़ों गांवों में नशा मुक्ति कैंप लगाकर हजारों युवाओं से नशा छोड़ने का संकल्प ले चुके हैं। यदि मैं कहूं कि आजकल इस युवा समाज सेवी ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्यादा देर न करते हुए मिलवाते हैं फतेहाबाद से भाजपा के वरिष्ठ नेता भवानी सिंह से। ठाकुर भवानी सिंह के बारे में कहा जाता है कि जितने ही ऊंचे ये कदमे हैं इतने ही ऊंचे इनके राजनीतिकों से संबंध है। बहुत बहुत स्वागत है भवानी सिंह जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, बैठिए प्लीज। थैंक यू। भवानी जी, आपके बारे में कहा जाता है कि शरीर से जितने ऊंचे कद के आप हैं, राजनीति में आपके संबंध भी उतने ही ऊंचे लोगों से। सच्चाई है क्या? ऐसे जब आदमी, सबसे पहले तो तुम भाई मैं ये बताना चाहूँगा, जब आदमी किसी भी फील्ड के अंदर उसको लंबा समय हो जाता है काम करते हुए, तो संबंध अगर आप काम करते हो तो अच्छे उस फील्ड में आपके बनते जाते हैं। और जैसे आप कह रहे हो कि जितने ऊंचे संबंध, तो जितना अच्छा आपका काम होता है उतने पार्टी में बड़े लोगों के साथ या बड़े उनके साथ मिलने का, काम करने का आपको अवसर मिलता है। जब आप किसी के साथ काम करते हो तो संबंध बन जाते हैं। आप स्वयं तस्दीक कर रहे हैं कि आप अच्छा काम करते हैं? बिल्कुल जी। मैं क्यों कहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि ये लोग और पार्टी जो है वो बताती है कि हमने कितने अच्छे काम किए, उसी हिसाब से हमारे को उन्होंने मौका भी दिया। मेरे जानकार तो ये कहते हैं कि संबंध बनाना बड़ी आसान बात है, लेकिन संबंध निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भवानी सिंह संबंध निभाने में अव्वल है। ये सच्चाई है क्या? बिल्कुल। मैं ये बताऊंगा कि जिनके साथ भी संबंध आज तक हमने बनाए हैं, रहे हैं, चाहे वो जनता के साथ हैं या फिर वो राजनीतिक लोगों के साथ है, सबके साथ संबंध को कायम रखने का एक जो है अपनी तरफ से वो 100% भरपूर हमने प्रयास किया है। भवानी जी, आपके दादाजी फौज में सूबेदार थे जी। आपके घर की यदि महिलाओं की बात करें, आपकी बुआओं जी की बात करें, तो सब ऊंचे पदों पर आसीन हैं। आप भी पढ़ाई में अच्छे थे। राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई आपकी? मैं एक बात कहूँगा जी आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपके प्रारब्ध में लिखी होती हैं। परमात्मा को पता है कि आपने क्या काम करना है। बिल्कुल आपकी बात है। जैसे दादाजी मेरे सूबेदार थे, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन करते करते हम लोग हिसार में आर्मी की ट्राई के लिए मैं लगे। जैसे जो युवाओं के अंदर एक, हमारे अंदर भी एक जज्बा था कि देश के लिए मैंने काम करना है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एक प्रयास किया, वहाँ पे मैंने सारा करके सब चीज़ों में क्लियर हो गया। पेपर भी, एग्जाम भी, मेडिकल में सबसे लास्ट में उस समय मेडिकल हुआ करता था। तो मेडिकल जब हम करने गए तो मेरे को उन्होंने मेडिकल में लास्ट में ये कह दिया कि आप कलर ब्लाइंडनेस हो। मेरे को बड़ा ये, मेरे को लगा कि मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चला लेता हूँ, हर चीज़ मेरे को दूर तक नज़र सारी बढ़िया, 6x6 मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
तो ऐसा फिर वो उन्होंने कहा कि उसका मैंने प्रयास किया कि कहीं कोई इलाज, उसका इलाज नहीं होता। वो कहते हैं कि ये चीज़ है, उस वजह से मैं जो है वो आर्मी में मेरे जाने का सपना रह गया। नहीं तो मेरा ये था कि मैं भी मेरे दादा की तरह देश सेवा में आर्मी में जाऊँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो परिस्थितियाँ बनी है यहाँ पे, जैसे मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते यहाँ उस समय जो है हमारे यूथ कांग्रेस के जो स्टेट के प्रेसिडेंट थे संजय शोकर, उनका कोई फतेहाबाद में कार्यक्रम था। तो मेरा जैसे लोगों के साथ यारी दोस्ती, जैसे अब आपने कहा, तो वो यूथ के साथ बहुत अच्छा मेरा अच्छी पकड़ थी, शुरू से ही, हमेशा से रही है। उन्होंने पता लगा कि ये यंग है और सारा ये अच्छा कर सकता है, उन्होंने मेरे को ये कहा कि भी हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं और आप लोग अपने साथियों को सहित वहाँ इन्वाइट करो। तो जिन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने वो कार्यक्रम कराया हुआ था वो तो थे 200-300 लोग। लेकिन जब मैं कॉलेज से लड़के लेके गया तो करीबन 1000 के आसपास लड़के जो मैंने रतिया, टवाना, फतेहाबाद से बुला रखे थे, जब मैं पूरा लेके गया तो संजय शोकर जी ने खड़े होकर बाहर आके मेरे को जो है ना, पंचायत भवन में वो कार्यक्रम था, मेरे को आज भी याद है, मेरा पहला कार्यक्रम पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं तो पंचायत भवन में जैसे उनको पता लगा कि इतने लोग ढाल नगाड़ों से आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में युवा आ रहा है, तो वो खुद बाहर आके, चीफ गेस्ट होने के नाते वो स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद बाहर आके रोड पे आके मेरा जो है फूल मालाओं से स्वागत किया। मतलब शुरुआती दिनों से भीड़ आपके पीछे रही है? भीड़ कहने की बजाय मैं ये कहूँ कि मेरे को प्यार जो है सबका बहुत मिला है। आज की अगर बात करूं तो भी भाई साहब मेरे को खूब प्यार, जैसे ये मैंने नशा मुक्ति वाला ये अभियान शुरू किया, इसमें भी हम 5-7 लोगों ने बैठ के ये फैसला लिया था और आज मैं ये कहता हूँ 500-700 लोग जो हैं वो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ गए। भवानी जी, मां शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आपने युवाओं को नशे से बचाने का संकल्प लिया है, सच्चाई है? जी। आपने दर्जनों गांवों में कैंप लगाकर हजारों युवाओं से नशा छोड़ने का संकल्प लिया, सच्चाई है? जी जी बिल्कुल। आप ही के विरोधी बाजार में चर्चा करते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई और है। भवानी सिंह की जो मंजिल है वो चंडीगढ़ की ओर है। भवानी सिंह अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उनका लक्ष्य युवाओं को नशा छुड़वा कर होकर युवाओं को अपने साथ लगाना है, जिससे कि आने वाले चुनावों में वह चंडीगढ़ पहुंच सके। देखिए, आपने ये कहा, मैं एक बात मानता हूं, देखो स्वार्थी होना अच्छा है इंसान का, लेकिन स्वार्थी कहाँ होना चाहिए वो उसको देखना चाहिए। आप जैसे कह रहे कि बहुत बड़ा, मैं ये कहता हूं कि मेरे मन में हो सकता है एक स्वार्थ है, लेकिन वो स्वार्थ क्या है कि लोगों को नशा छुड़वा के उनको अपने साथ जोड़ने का, उनको सही मुख्य धारा में वापस लेके आने का। अब एक व्यक्ति नशा बेच के अपना स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, वो भी स्वार्थ है। आज आपने देखा, पीछे आपने एक छोटा सा सुना था रतिया के एक कांड में, आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि एक यहाँ का लड़का था जो बॉम्बे में ट्राई करने के लिए गया था और वहां उसने किसी से पैसे लेके 5 लाख में उन्होंने उसको मार दिया, सुपारी किलर बन गया। अब वो भी तो लालच है, क्योंकि उसने वो कत्ल क्यों किया, उसके कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन वो लालच की वजह से किया। लालच तो होना चाहिए, लेकिन लालच अच्छे काम का होना चाहिए, बुरे काम का नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे जो युवा है, मैं उनको अपनी तरफ से ये कहना भी चाहता हूं, अगर उनके मन में कोई लालच है तो वो अच्छी लाइन पे पूर्ति कर सकते हैं उस लालच से। आपकी बातों से मान लिया जाए लालच तो आपको है चंडीगढ़ जाने का, लेकिन अच्छे काम के लिए। मैं चंडीगढ़ भी बाद में आऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हम अच्छे काम को करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे तो वो ज्यादा बढ़िया है। मंजिल चंडीगढ़ ही है ना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं दूसरी आपको, आप जब तक बताएंगे तब तक तो देर काफी हो चुकी होगी ना भवानी जी। देखिए, मंजिल चंडीगढ़ है कि नहीं है? मैं ये कहता हूं, देखो खुद की डेस्टिनी जो है, मेरे को एक सपना, मेरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होना नहीं होना वो ऊपर वाले के हाथ में। मैं बिल्कुल आज आपको कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, चीजें कोई भी आदमी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन उसको पूरा जो है परमात्मा करता है और आपकी मेहनत करती है। अगर मेरी किस्मत में चंडीगढ़ जाना लिखा होगा तो उसको भाई साहब कोई नहीं रोक सकता, ये कंफर्म है। इच्छा जताइए, इच्छा रखिए कि नहीं रखी है? इच्छा जो है वो अपने परमात्मा के आगे रखिए, उनको पता हमारा काम है काम करना। उनको अगर मेरे से ये काम लेना होगा तो मैं ये 100% करूंगा, अगर नहीं लेना होगा तो मैं जो सेवा कर रहा हूं मैं इसमें राजी हूं। भवानी जी, जब भी मैं पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू करता हूं वो ट्रैक से उतर जाते हैं, आप भी ट्रैक से उतर रहे हैं। सवाल मेरा फिर भी वही कायम है कि चंडीगढ़ लक्ष्य है नहीं है? मैं फिर भी वही बात कह रहा हूं, बिल्कुल भी ट्रैक पे हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि चंडीगढ़ अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं 100% जाऊंगा। लक्ष्य की आप जैसे बात कर रहे हैं कि मैं अगर काम करते हुए लोगों की सेवा है, आज छोटे एरिया में कर रहा हूं, कल को अगर मेरे को ज्यादा बड़े एरिया में, इलाके में कोई कलम मेरे हाथ में होगी, अच्छी मैं सेवा कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। परमात्मा अगर मेरे को मौका देगा तो मैं उस मौके का जरूर उसके लाभ लेके लोगों का भला करूंगा। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि सेवा मेरे को इसी रूप में परमात्मा ने और आगे दूसरे लोगों को, मैं कह रहा हूं आज मैं इस सेवा से बहुत संतुष्ट हूं भाई साहब, ईमानदारी से कह रहा हूं। आज मैं जितने साथियों के, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनको हम खुद उठा के नशा मुक्ति तक छोड़ के आते हैं, उनके परिवारों की ब्लेसिंग, लोगों की ब्लेसिंग, उसमें मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को जिंदगी में सच्चा सुख जो है वो इससे बड़ा और कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चंडीगढ़ जाने का रास्ता साफ नहीं हुआ तो आप इस काम से मायूस हो जाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप रिकॉर्डेड
कर रहे हो। चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि मैं इसको मेरी जिंदगी में मैं हमेशा इसको चालू करके रखूंगा, चाहे मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, कुछ भी बनना है नहीं बनना वो बात की बातें हैं, लेकिन इस मुहिम को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं 100% करूंगा। मेरे में जितना दम है मैं अपने तन मन और धन से पूरे उससे जो है तत्परता से इसके लिए काम करूंगा, क्योंकि मैं इसे परमात्मा की सेवा समझ के, उसकी पूजा समझ के इसको कर रहा हूं। मेरे लिए एक पूजा का काम है ये, ना कि मेरे लिए कोई स्वार्थ की पूर्ति का काम है। अक्टूबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भाजपा के जो उम्मीदवार थे पूर्व विधायक दुड़ाराम जी, हम देखते थे रात रात भर भवानी सिंह और दुड़ाराम जी ड्राइंग रूम में बैठकर गुफ्तगू करते हैं। क्या एक डील हो रही थी भी इस चुनाव में मैं आपका साथ दे रहा हूं, अगले चुनावों में दुड़ाराम जी आप मेरा साथ दे देना? ईमानदारी की बात है, कभी कोई ऐसी चर्चा, कोई विषय मैंने आज तक, जैसे अगर मैंने कोई बात करनी थी तो आपके साथ भी करता, ऐसी कहीं पे हमारी कोई चर्चा मेरी नहीं हुई है। उस समय सिर्फ जो गुफ्तगू होती थी, बात होती थी, वो आज क्या कार्यक्रम हुए हमारे, क्या क्या काम किए, कल हमने क्या क्या करने हैं, कोई कमियां आज की रहेगी उसको किस तरीके से और अच्छा हम कर सकते हैं, उसका प्रयास के लिए हम लोग बैठ के रात भर वो आपस में, जैसे दिन में काम किया रात को हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। उसके कल के कामों में एक बिंदु ये भी रखते होगे ना आप दुड़ाराम जी, कल जो चुनाव होंगे उसमें भवानी सिंह का ध्यान भी आपने रखना है, ये बिंदु भी तो होता होगा ना कहीं ना देखिए, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, ऐसी चीजें कुछ नहीं है जो आप ये कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट्स आपको पता राजनीति में नहीं चलती है लंबी। आपने राजनीति में किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर ली, आज वो मेरे को सूट करता है तो वो मेरे साथ कमिटमेंट ओके है, फौरी तौर पे ठंडक तो मिल जाती है दिल को। आप, मैं बता रहा हूँ ना, आज मेरे साथ वो सूट कर रहा है तो वो कमिटमेंट ओके है। अगर वो कल को मेरे को सूट नहीं करेगा तो वो कोई कमिटमेंट नहीं है। आपकी कोई कमिटमेंट की हुई राजनीति में लंबे चौड़े चलती नहीं। यहाँ तो एक दूसरे को सूट करने की चीजें होती हैं। अगर मैं पहले जैसे आप कह रहे हो कि उसी हिसाब से सूट करता था तो ठीक है, आगे हो सकता हूँ मैं किसी को ना सूट करूँ तो वो मेरे विरोध में भी हो जाए, तो उसके लिए आप तैयार है, हर तरह से तैयार। भवानी सिंह जी, आप लगभग पिछले 12-13 सालों से राजनीति में रहे हैं, 16 सालों से कांग्रेस में भी आप विभिन्न पदों पर रहे हैं। 2019 में आपका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और आपने कांग्रेस से त्याग। 2019 में हमारा जो पार्टी छोड़ने का कारण था, उस समय भी यही रहा कि जो लोग मेहनत करने वाले, जो लोग हैं, मेहनत कश जो लोग हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बिना बात करे दरकिनार करके, और वो उन्होंने अपनी मर्जी से जैसे वो डिसीजन लिए, बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जहां पे वो हो सकते हैं, जैसे मैं ये कहता हूँ, एक उसमें बड़ी बात कारण था देवेंद्र सिंह बबली का टोहाना में। तो ये बात थी कि देवेंद्र सिंह बबली एक विनिंग कैंडिडेट है, उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो हुड्डा साहब ने उस समय, उनका एक कमिटमेंट था कि सारी टिकटें कोई जीतने के लिए नहीं दी जाती। सारी टिकटें, हमारे को पता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन क्या सारी टिकटें जीतने के लिए थोड़ा दी जाती है? तो ऐसे जब चीजें सामने आई, बात आई, तो थोड़ा सा मन खट्टा हुआ कि नहीं यार, मतलब यहाँ तो किसी भी लेवल तक आप मेहनत कर लो, तो उनको अगर जीतने वाला कैंडिडेट है तो भी नहीं टिकट देनी, नहीं देनी उन्होंने। तो वो सारी चीजें हो गई। उस समय जैसे अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, उस समय हमने भी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, तभी तुरंत हमारे जैसे बहुत सारे साथी हम लोगों ने मिलके ये लिया कि अभी कैसे, किस तरीके से, किन विचारों के साथ हमें चलना है। तो उस समय जैसे मोदी जी के विचार थे, वो अंदर जो विचार था वो हमारे अंदर तो था, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पर रह के हम वो बात नहीं कर पाते थे, बहुत सारी चीजें थी। अब वो हमारे भी लगा कि भाई ठीक है, परमात्मा ने किसी भी बहाने से हमने वो चीज छोड़ी, तो उसके बाद हम लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली 2019 के। समाज के लाखों लोगों को आप नेतृत्व कर रहे थे, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, मैच्योरिटी मैं फिर आपको कह रहा हूँ तरुण जी, उम्र के साथ आती है। अगर आप बात करें, उस समय कॉलेज से निकले हुए थे हम लोग, कॉलेज से पढ़े हुए थे। कॉलेज से जब पढ़ के बच्चा निकलता है तो उसमें एग्रेसिव ज्यादा होता है। भवानी जी, 2007 के अंदर एक आवाज पर भवानी सिंह अपने साथ हजारों युवाओं की भीड़ एकत्रित कर कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष को जता देता है कि भवानी सिंह क्या चीज है। उसके 7 से 8 वर्ष बाद जब भवानी सिंह की उम्र बढ़ती चली जाती है, तब भवानी सिंह को यह समझ नहीं थी कि वो क्या बयान दे रही है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जोश में कोई भी व्यक्ति कुछ भी जो है उससे मुंह से कई बार फ्लो में, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है फ्लो में मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, हो सकता है फ्लो में आपके कुछ निकल जाए। भावना नहीं होती वो बात कहने की, लेकिन मुंह से वो बात निकल जाती है, और मुंह से बात निकल जाती है तो आप जैसे साथी जो है उसको संभाल के रखते हैं। ऐसा तो नहीं है पर्दा ना उठा पर्दे में ही रहने दे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि मैच्योरिटी वाली जो मैंने बात कही है कि हो सकता है कि उन शब्दों का, शब्दावली का उपयोग मेरे को नहीं करना चाहिए था। वो जो शब्दावली का उपयोग हुआ था उसके लिए मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे को खेद है उस बात के लिए। वो इस तरीके की शब्दावली मैं ऐसा हूँ जी, उस समय जो साथ थे वो भी युवा साथी थे हमारे, नौजवान साथी थे, जोश था। और मैं ये कहता हूँ, नेतृत्व जो आदमी, जैसे आप ये कह रहे हैं, कोई भी किसी भी भीड़ का कोई नेतृत्व कर रहा है, तो वो सारे लोग जो है जब किसी चीज का नेतृत्व करते हैं तो जो आदमी आगे लगा हुआ होता है उसकी बात के ऊपर तालियां लगती हैं। अब मैं ये कहता हूं कि अगर गलत शब्द का उपयोग हो गया तो उस चीज को ठीक करने का, जो मैं आज आपको कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, कि हो सकता है कि जोश में या जो है बात वो कही गई है, मुंह से निकल गई,
उस चीज को जो है आज मैं अपने चैनल से माध्यम से डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप। नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं भाई साहब, मैं ये बता कह रहा हूँ। देखो डैमेज कंट्रोल तो मैंने उस दिन कर लिया जब 2019 में मैं पार्टी में आ गया। अब समझ सकते हैं डैमेज कंट्रोल। और दूसरी बात भाई साहब, पक्ष विपक्ष अगर हम बात करें, एक आप मेरी बात कर रहे हो, मेरे से पहले पता नहीं कितने ऐसे राजनेता हैं जो दूसरी पार्टियों से दूसरी पार्टियों में गए हैं, और दोस्ती जहां है उसकी बुराई ना तो जिंदगी में कभी करेंगे भाई साहब, ना सुनेंगे। अशोक तंवर से मित्रता है, अभी भी मित्रता है, अभी अच्छे भी वाली है, बिल्कुल है भाई साहब। क्यों नहीं समझाते हैं उनको? भाई साहब समझाते हैं, लेकिन मैं ये फिर आपको ये कह रहा हूँ, उसकी डेस्टिनी जो हर आदमी की अपनी होती है, उसके जो प्रारब्ध होता है, उसने जहां जाना होता है वो वहां जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लगता नहीं है कि हमने मानव स्वभाव ही बना लिया है कि जब कुछ अच्छा ना हो रहा हो उसको डेस्टिनी के जो है उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ, देखिए जो फैसला आपके लाइफ में, अगर आपको अभी आपने कहा कि ऊपर बढ़ने का जो है आपका प्रयास होता है, लेकिन क्या सारे लोग सफल हो पाते हैं उसमें? कौन व्यक्ति भाई साहब आप ये बताओ कि अपने लिए अच्छा नहीं सोचता? मैं तरुण जी आपसे उदाहरण देता हूँ, आप इस चैनल में आए हो या आपने ये काम शुरू किया तो आपने इसको अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए किया। अगर जिंदगी आपको कहीं किसी उस पे मुकाम पे नीचे लेके जाती है तो उसका मतलब ये तो नहीं ना आप मूर्ख हो गए। स्टैंड तो होना चाहिए ना भवानी जी। स्टैंड है, मेरी बात तो समझो ना आप। हाँ, तो उसका आप मेरी भी समझे, आप मेरी समझे, स्टैंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ जी, स्टैंड क्या होता है भाई साहब? बहुत आपकी जिंदगी में ऐसे फैसले हैं, और मैं ये कहता हूँ ये नहीं, आप एक उदाहरण ना लो, जिंदगी में कितने बड़े बड़े ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने पार्टियां छोड़ी, ऐसे जो मुख्यमंत्री ले लिए। भवानी जी देखो मैं पत्रकार हूँ, उन्होंने भी भाई साहब पत्रकारिता की बात करते हैं। आज मान लो मैं कोई खबर लिखता हूँ और शाम को मैं एक भूल सुधार का कॉलम लगाता हूँ, एक बार अच्छा लगता है लेकिन बार बार तो अच्छा नहीं लगता ना, वो तो लगता नहीं है कि विवेक से काम लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। अब आप अपने टॉपिक को छोड़ के आप दूसरे के टॉपिक पे ना जाएं, मेरी रिक्वेस्ट ये है। देखिए वो जिसने जो करना है, किसी दिन आप अशोक तंवर जी को बुला लेना अपने चैनल पे, उस दिन बुला के ये सारी बातें। देखिए जब आपका चेहरा सामने आता है अशोक तंवर की याद आ जाती है, खुद ब खुद याद आ जाती है। क्यों आती है मैं आपको ये भी बताऊं। इसलिए आती है भाई साहब, जब आपने किसी के साथ लंबा समय काम कर लिया ना, आज मैं ये कहता हूँ हरियाणा गूंज के साथ आपने इतना लंबा काम कर लिया, अब बेशक मैं ये कहता हूँ तरुण को देख के हरियाणा गूंज की हमारे को याद आ जाती है कि तरुण मतलब हरियाणा गूंज। कल को बेशक आप अलग भी हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको देखेंगे तो बोला तरुण कौन बोला, हरियाणा गूंज वाला। तो वो जो चीज एक पहचान है। अब मैं ये कहता हूँ राजनीति में, जब मैंने राजनीति शुरुआत करी, मेरी मुकद्दर था, मेरी शुरुआत जो है अशोक तंवर जी के साथ हुई। मैं यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ यूथ कांग्रेस में था, वो यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे। मैं यहाँ से जिला पार्षद था, वो यहाँ MP थे। तो हम लोगों ने एक लंबा टाइम एक साथ मिलकर संघर्ष किया, काम किया। वो अलग बात है, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उससे कोई व्यक्ति किसी का जो हम उसको वो नहीं कर सकते कि भी नहीं ये आदमी गलत हो गया, ये ठीक हो गया। जब आदमी मैंने देखा दुनिया यार, आज तक मैंने ये देखा, जब उसकी चढ़ाई होती है ना तो कहते हैं कि इससे सियाना कोई नहीं है, और जब उसकी उतराई होती है तो बोले इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। आदमी वही होता है, व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसके जो है उतार चढ़ाव से लोग उसको जो है उसको डिग्री दे देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें अपने विचार तरुण भाई इतनी जल्दी नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, उसकी गलती हुई है, अगर वो गिर गया तो हमें उसे उठाने का प्रयास करना चाहिए। भवानी सिंह की तरह 7 से 8 साल तो लेने चाहिए ना विचार बदलने के लिए। भवानी सिंह ने अपने आपके विचार बदले हैं कि उस समय जो मैंने बात कही थी मनोहर लाल खट्टर के बारे में, वो मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। मतलब 7 से 8 साल का समय लेना चाहिए। नहीं, मैं वही ये कह रहा हूँ, देखिए 2 चीजें हैं तरुण भाई। आप उस विषय को जो कह रहे हैं कि वो मैंने कही है, वो मैंने आपको बड़ा खुल के कह दिया कि उस समय जो है मैं किसी पार्टी के पद पे नहीं था। मैं उस समय जो मेरे पास जो पद था वो समाज का था, और मैं वो लड़ाई समाज के लिए लड़ रहा था पूरी ईमानदारी से, 100%। तो कांग्रेस का था ना आपके ऊपर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं ये क्या बात आपको बता रहा हूँ उस समय की बात, कि उस समय मेरे पास समाज ने मेरे को जिम्मेवारी दे रखी थी, तो मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा था, जो मैंने आपको बताया। पता मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल रहा हूँ। आप ये चाह रहे हो कि मैं तंवर के खिलाफ बोलूं या मैं किसी और के खिलाफ बोलूं, मैंने बोलना बंद कर दिया। मैच्योरिटी जिंदगी, मैं एक बताऊं आपको तरुण भाई, जिंदगी हर दिन कुछ ना कुछ आपको रोज सिखा के जाती है। एक पढ़ाई होती है जो आप स्कूल और कॉलेज में करते हैं, एक पढ़ाई होती है जब आप लोगों के बीच में बैठ के समाज के अंदर करते हैं। जब वो चीजें आप हर रोज उस चीज में से निकलते हो ना, तो हर रोज आप परिपक्व होते हैं। परिपक्व का मतलब आप ये है कि हर रोज आज से आप 10 साल बाद मेरे को मिलो तो आप ये कहोगे हो सकता है आज मेरे में कोई कमी हो, 10 साल बाद मैंने उस कमी को सुधारूं। आज के समय की बात करें, भवानी सिंह को गुस्सा आता है? नहीं आता जी, बिल्कुल नहीं आता। दिल बड़ा है। ये आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो चीजें मैंने सीखी हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये दिल बड़ा है कि नहीं है? दिल बहुत बड़ा है। दुखता है कभी? नहीं, बहुत बड़ा है। दिल दुखता है कभी? नहीं, कहीं नहीं दुखता। मैं तो आप बता रहा हूँ, आज तो जितना मेरे को ये लग रहा है अपने आप पे कि इतने अच्छे जो लोगों की ब्लेसिंग आ रही है, इतना अच्छा जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे को उससे बड़ा सुकून है। दिल नहीं दुखता कभी आपका? बिल्कुल नहीं दुखता। भवानी जी, जब मैं आपके बारे में जानकारी जुटा रहा था, सामने आया कि भी 8 मई को आपकी शादी की सालगिरह निकली है। आपको बधाई एक बार देना चाहते हैं हम हरियाणा की गूंज के माध्यम से। थैंक यू। लेकिन निकलकर सामने आया कि परिवार को आप समय नहीं दे पाते हैं।
जिससे कि आपकी धर्मपत्नी है थोड़ी सी रोमांसी हो जाती है। उनको ये लगता है कि राजनीति के कारण उनके और उनके पति के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। सच्चाई है क्या? ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं आपको कहाँ से पता लगा ये, लेकिन अगर आप, मैं ये कहता हूँ मेरे परिवार में देखो, बड़ा छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार है। मैं कहता हूँ उस मेरी धर्मपत्नी ने मेरा इतना साथ दिया, इतना सहयोग किया। अब ये बताओ कि जब मैंने जो मेरे लिए नियम, मैं आपको बताता हूँ, मेरा नियम था कि मैं सूरज के दर्शन करे बिना मैं कुछ खाता नहीं, भोजन नहीं करते आप? भोजन नहीं करते। तो जब मेरी शादी हुई 2008 के अंदर, मेरी पत्नी को ये पता लगा कि ये बिना सूर्य देव के दर्शन किए कुछ नहीं खाएंगे, तो उन्होंने भी ये कहा, बोले कि मैंने भी ये नियम आपके साथ रखना है। जब मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो मैंने आपके साथ ही रखा। मैंने उसको बहुत मना किया, बोली नहीं मेरे को करना है, तो उसने उसको शुरू किया। आज बताता हूँ, डॉक्टर संधूजा है, अनिल संधूजा, उनके यहाँ जब उसका डिलीवरी थी, बेबी होना था, तो डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया, कहा कि आपके लिए अंदर बच्चे में पानी की कमी है, आप इसको करो। उस समय मेरे को याद है कि 2 दिन उसने लगातार जो है दर्शन नहीं हुए सूर्यदेव के, और ऑपरेशन से लास्ट में डॉक्टर ने को ऑपरेट करना पड़ा। कहती इतनी जिद्दी है ये। मैंने इसको कहा कि तेरे बच्चे पे और तेरे पे असर है, तू मर सकती है। बोली मैं बेशक मर जाऊं, लेकिन मैं मेरा नियम नहीं छोड़ूंगी, या तो मेरा पति छोड़े, नहीं तो मेरे साथ इतना उन्होंने कोऑपरेट किया, मतलब मैं बता नहीं सकता। और आज मैं बताऊं कि मेरे को उनका ही सहयोग है, मेरे परिवार का इतना ज़्यादा, मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का इतना सहयोग है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं तभी भाई साहब ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, अगर उनका सहयोग ना। मेरे घर में आज मैं आपको बताता हूँ 50-50 लोग, कार्यक्रम होते हैं, कितनी बार कितने लीडर्स, मंत्री, हम स्वयं पहुंचे हैं, चीफ मिनिस्टर, कितने लोग हैं, उन्होंने सबके साथ भाई साहब रोज 50-100 लोगों को, खुद मैं कहता हूँ यहाँ तक कि उन्होंने खाना बनाने में, चाय पीने में और हर चीज, बहुत अच्छी बात। कभी नहीं उन्होंने ये सोचा, मेरे को बोला कि भी नहीं कितने लोग हैं, बल्कि ये होता है कि भी जितने लोग होते हैं खुद जाके। भवानी जी, आपकी धर्मपत्नी ने आते ही आपका नियम अपना लिया, आपने भी कुछ अपनाया होगा ना उनके बारे में? बिल्कुल। क्या अपनाया? मैंने ये जो आप कह रहे हो ना, गुस्सा कम करने वाली बात, ये मैंने उनसे सीखी। मैंने धीरे धीरे मैं जब 2008 में मेरी शादी हुई, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, उसके बाद भी मेरे को गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को उन्होंने ये चीज़ सिखाई है कि कैसे, किस तरीके से ये चीज़ें जो है ना, ये जो इतना गुस्सा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। मैंने देखा कई बार आपके अनुरूप चीज़ें नहीं होती तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन उन्होंने मेरे को ये चीज़ सिखाई है कि अगर आपके अनुरूप नहीं भी माहौल है तो भी उसको एडजस्ट करना सीखो, क्योंकि उसने आगे बहुत कुछ एडजस्ट किया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, देखो जो बच्चा अपना परिवार जिसमें उसका जन्म होता है, जिस बेटी का जन्म होता है, और उसने जो 20 साल 22 साल जिंदगी अपने माँ बाप के साथ, उसका माहौल कुछ और है। जब वो दूसरे परिवार में आती है तो चाहे कैसा भी माहौल है वो एकदम चेंज होता है, अलग होता है। तो उसमें आगे अपने आप को एडजस्ट करना और उसमें आपको सर्वाइव करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहता हूँ कि जो सर्वाइव कर जाता है उसमें, वो फिर भाई साहब कभी रुकता नहीं है। जैसे मैं अपने लिए मैं आपको कहूँ कि मैं कांग्रेस को मैं मायका कह सकता हूँ। कांग्रेस मेरे लिए मायके ही जैसी थी, और जो बीजेपी है मेरे लिए मेरे ससुराल की जैसी है। जब लड़की की शादी होके जाती है, अगर अच्छी चलन वाली लड़की है तो वो ये कहती है कि मेरी शादी तो यहाँ हुई, उसके बाद अर्थी मेरी यहीं से उठी। तो मैं आपको ये कहूँ कि मैंने बीजेपी को, चाहे कैसे भी माहौल आए, आज मेरे को 2009 से 19 से 25 आ गया, 5 साल करीबन लगभग मेरा यहाँ जर्नी रही है। उस 5 साल में हर तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि नया आदमी आता है तो उसको भी एडजस्ट होने में, और जो दूसरे होते हैं उनको भी लगता है कि नया ये कहाँ से आ गया ये, तो वो चीजें थोड़ा सा समय लगता है एडजस्ट होने में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो चीजें धीरे धीरे आदमी एडजस्ट कर रहा है, और मैं सब कुछ वहीं से सीखा है। आपकी पत्नी की एक शिकायत है कि राजनीति के कारण समय तो पहले नहीं दे पाते थे, आजकल वरिष्ठ समाज सेवी बन गए हैं, इसलिए है कि लोगों के बीच में ही रहते हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने में इतना समय बीत जाता है भवानी जी को कि वह परिवार में समय नहीं दे पाते हैं। सवाल वो ये क्यों नहीं समय दे पाते? दिया करिए, कीजिए ना। आज अभी आपने मेरे को दिन में अपनी फोन पे बात हुई थी, जब आपने मेरे को शाम को आपने बोला कहाँ पे हो, मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। तो आपने मेरे को यही सवाल कहा था कि आज इसका मतलब आप अपने घर में समय दे रहे हो, मतलब रोज हम फोन करेंगे, आपको घर मिलेंगे आप। भवानी जी आज कैमरे पर वायदा कर दीजिए, आपकी धर्मपत्नी भी ये शो देख रही हैं, वायदा कर दीजिए कि किसी भी परिस्थिति में भवानी सिंह होंगे वह परिवार को समय जरूर देंगे, कैमरे में वायदा कर दीजिए। बिल्कुल मेरा वायदा है। अपना देखो, जो मेरा परिवार है, जो मेरा समाज है, जो मेरा देश है, उसके लिए जो भी जितना मेरे से बन पाएगा वो मैं हमेशा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, ईमानदारी से करता रहूंगा 100%। मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, मेरे समाज के प्रति जिम्मेदारी है, मेरे देश के प्रति जिम्मेदारी है, मेरी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी है। तो जो जिम्मेदारियां जिस जो अनुरूप पे जो मेरे से वो कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उसमें मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, 100% प्रयास करूंगा कि मैं उसके ऊपर खड़ा उतरूं। भवानी जी, माँ शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो आपने मुहिम चलाई है, परिणाम क्या आ रहे हैं उसके? देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि ये एक समाज के अंदर जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि रोड पे एक पत्थर पड़ा है,
उसमें कई सारे साथी 10-22 लोग निकले हैं, उनके चोट लगी है, लेकिन वहीं से तरुण जी निकल रहे हैं। तो उनको भी ये लगा कि यार इससे सारे इन लोगों ने चोट खाई है, इसको पत्थर को साइड ही कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्यों सारे अपना सिर बुराई इसमें। तो आपने वो प्रयास किया, उठा के उस पत्थर को साइड में करना, लोगों का भला हुआ। तरुण जी ऐसे जैसे लोगों के सुख दुख में हम लोग जाते हैं, तो मेरे को ये लगा कि 2-4 डेथ में मैं ऐसे ही गया, जो नौजवान बच्चे थे, 19-19, 20-20 साल के बच्चे थे, जिनकी पता लगा कि सिरिंज लेते हुए, इंजेक्शन लेते हुए, टीके से जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो रात को जैसे मैं सो रहा था तो मेरे को ये लगा कि कैसे मैं इनकी पीड़ा दूर कर सकता हूँ। मेरे को ये अंदर बार बार लगा कि वो माँ बाप जो है वो टूट गए थे। एक बाप ने तो आंखें भर के मेरे को ये इतना तक कहा दिया, बोला भवानी जी अब मैं इस एज में नहीं रहा हूँ, 22 साल का मेरा बच्चा गया, मेरी अब ये उम्र नहीं रही कि मैं एक और बच्चा कर सकूँ, एक ही मेरा लड़का था, तो परिवार खत्म हो गया, मैं किसके लिए जीऊँगा। तो ये लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में 1-1, 2-2 बच्चे हैं सबके, उसमें भी अगर बच्चे नशे में पड़ जाएं और बच्चे ऐसे चले जाएं माँ बाप को छोड़ के, उस बाप की कोई जिंदगी रह नहीं जाती। मेरे को ये लगा कि मैं थोड़ी देर आता हूँ, प्रयास उनके साथ दुख बांट के मैं चला जाऊँ और उस बात को वहीं छोड़ दूँ, तो उससे क्या है कि वो कोई चीज़ नहीं हुई। मेरे को फिर ये लगा कि इस चीज़ के लिए सुधारने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। मैंने कुछ अपने नियर डियर जो साथी थे, 5-7 लोग हैं, हमने बैठ के ये किया कि भाई कैसे हम इसको चीज़ को दूर करें। और मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं एक ट्रस्ट बना के उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है इस पर हम काम करें, अलग से ही काम करें। उन सब साथियों ने कहा कि इस काम में हम तन मन धन से आपके साथ पैसा हो, इसको शुरू करो। हमने 5-7 लोगों ने शुरू की इस मुहिम को, और मैंने जैसे आपको बताया आज 500-700 लोगों तक वो मुहिम, हमारे इसमें मेंबर्स हैं, लोग साथ जुड़े हैं। अब गांव में हम कमेटियां बनानी शुरू कर दी। लगभग कितने लोग नशा छोड़ चुके हैं आज तक? मैं आपको बताऊं कि खुद मेरे हाथ से 7 से 8 लोग जो हैं, हमने अलग अलग जैसे रतिया में, फतेहाबाद में, टोहाना में जो नशा जो मुक्ति है उनके सेंटरों के अंदर उनको छोड़ के आए हैं, उनके साथ बात करी है, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुख्य धारा में लेके आए। उनके परिवारों के साथ भी, जिनके बच्चे चले गए उनके परिवार साथों के भी एक कमिटमेंट किया। आपको याद हो हजरामा के अंदर एक कार्यक्रम मैंने किया था, तो उसमें नागपुर के अंदर एक जिस जग्गा सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने नौजवान बेटे को, 24 साल के बेटे को खोया था। बड़ा गरीब परिवार का सफाई कर्मचारी है वो नागपुर के अंदर। अब वो कहता मेरा एक ही बेटा था जी, मर गया, मेडिकल से नशा आता था, मेडिकल से वो नशा आता था, वो खूब आपने देखा। अब उस व्यक्ति को तरुण जी, मेरे को बड़ा लोगों ने पूछा कि भाई आप इस बार आप हर बार चीफ गेस्ट बनाते हो, इस बार किसको बनाओगे। मैंने उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बनाया था, ताकि उसको एक मनोबल, उसको एक परिवार, उसको एक परिवार दिया। मैंने उनके साथ एक कमिटमेंट किया कि अब आपको बताऊंगी, थोड़े दिन पहले उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी सिर्फ बेटे के वियोग में अब उसकी पत्नी भी चली। तो मैंने अब उसको ये कहा कि आपकी देख रेख की, आपकी चीज़ की, आपको किसी चीज़ की जरूरत है, हम लोग आपको संभालेंगे, आप हमें अपना परिवार समझना, और आपको जहाँ जरूरत है आपने फ़ोन करना, हम उसमें आपके साथ पूरा सहयोग देंगे। दूसरा ये कि उनको हमने अपनी जो इस टीम का महाशक्ति चैरिटेबल का उनको मेंबर बनाया है। वो कहा कि इस मुहिम में आप लोग साथ रहें, और आप, उन्होंने खुद वहाँ मंच के माध्यम से ये बोला भी था उस समय कि मेरे बेटा तो चला गया इसमें, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों को बचाएं। तो ये मेडिकल जो नशा आज के टाइम में एक बहुत बड़ा राक्षस का रूप ले चुका है, इससे अपने बच्चों को दूर। भवानी जी, नशा मुक्ति को लेकर सरकार ने जितने इंतजामात किए हैं वो नाकाफी हैं। सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्रों में बेडों की संख्या की बात करें तो नामात्र है, और निजी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ का खर्चा है परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता है। कैसे लोग नशा छोड़े? क्या भवानी सिंह के मन में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिससे कि लोग नशा छोड़ सके, वो भी कम दामों पर? तरुण जी बिल्कुल सही आपने पूछा, और मैं ये मेरी वैसे मन की, जब मैं इस लाइन में आया, सब लोगों से मिला, इस पीड़ा को मैंने महसूस किया। बहुत सारे लोगों को जब हम लेके जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं जो पहले किसी बच्चे को एडजस्ट करने की, और सच्चाई में है कि हमारे इलाके में नशा इतना ज़्यादा है कि बेडों की संख्या बहुत कम है, डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। और जैसे आपने कहा कि जो नशे वाला परिवार हो वो तो पहले ही टूट चुका होता है, उनके बच्चे ने नशे के लिए सारी चीज़ें घर की चोरी करके बेचनी, और नशा फाइनेंशियली स्थिति से वो कमज़ोर होता है, और बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके माँ बाप जो रहता होता है, उनके पास कुछ होता है, वो भी बेच के उस अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी पीड़ा है, और मेरे मन में एक, जैसे आपने कहा ना ड्रीम प्रोजेक्ट, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे को अगर परमात्मा इस काम में समर्थ देगा और सब लोगों का सहयोग मिलेगा, तो अपने इस इलाके के लिए एक नशा मुक्ति जो है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो फ्री, और मेरा उसमें मन का ड्रीम सब अपना ये है कि कम से कम 100 बेड का जो है एक हम चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बनाएं, ताकि हम अपने इलाके के जो नौजवान बच्चे हैं उनका फ्री इलाज कर सके, जो नशा मुक्ति में, क्योंकि उनके परिवार तो पहले ही आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर हो चुके होते हैं। जो जिसके परिवार में नशा घुस गया, समझो उसके एक, मैं कहता हूँ नशा जो है 100 बुराइयों की जड़ है भाई साहब। जिस बच्चे में एक नशे की आदत लगी, वो सारी आगे बुराइयां उससे चलती हैं। तो उन परिवारों को हम आर्थिक रूप से जो और ना वो टूटे, उसके लिए मेरे को लगता है कि हमें इस इलाके को बहुत बड़ी जरूरत है, और उसमें अगर परमात्मा ने समय दिया
और उनके आशीर्वाद से, लोगों का आशीर्वाद रहा, लोगों ने सारा सहयोग किया। मेरे मन का सपना है कि इसमें एक दिन जरूर हम यहाँ पे एक जो है महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक जो है यहाँ पे 100 बेड का नशा मुक्ति जो है केंद्र जरूर बनाएंगे फ्री में। उसमें जो भी उसका इलाज है वो बच्चे का फ्री होगा। हम भी दुआ करते हैं कि कदम भवानी सिंह ने बढ़ा दिया है और कारवा बनता ही चला जाएगा। थैंक यू भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। भवानी जी, जिस दृढ़ निश्चय से आप काम कर रहे हैं, इसी दृढ़ निश्चय के साथ यदि प्रशासन काम करे, लगता नहीं है कि ये नशा रूपी बीमारी समाज से खत्म हो जाएगी? मैं छोटी सी तरुण भाई इसमें ना आपको छोटी सी इस बात में मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैंने जब MM कॉलेज में कार्यक्रम किया था सबसे पहला, जब तरुण भंडारी जी रक्तदान शिविर लगाया था आपने? रक्तदान शिविर लगाया था, उस समय मेरे को एक ना MC साथी आए, उन्होंने मेरे को ये कहा सेम बात, बोला भवानी जी अगर सरकार चाहे तो ये नशा तो आज बंद हो जाएगा, आज बंद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है सब कुछ करने की जो आप लोग कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा सरकार नहीं, आप चाहो तो ये नशा आज बंद हो सकता। वो मेरी तरफ बड़े हैरानी से देखे, बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा भाई साहब आप शराब पीते हो? बोला ना। क्यों नहीं पीते? बोला भाई साहब ये अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे को पता ना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है ना समाज के लिए, और लोगों के बीच में मेरी इमेज आज अच्छी है, कल को मैं शराब पीऊंगा तो लोगों में शराबी है। तो बोले मैंने कहा जी आपके तो घर के बाहर ठेका है, और वो लीगल है, अनलीगल नहीं बिक रहा, उसको तो सरकार रोक भी नहीं रही है, आप पिया करो ना। बोला ना। तो मैंने कहा ये समझ डेवलप होने की जरूरत है। जैसे आपके अंदर आपको ये पता लग गया कि शराब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए हानिकारक है, इससे आपकी इमेज खत्म होगी। तो ये जब लोगों को समझ आ जाएगी कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, लोगों धीरे धीरे, हमारा प्रयास यही है लोगों को समझा के इस चीज से दूर करना, उनके अंदर जागरूकता लेके आना। रही बात सरकार ने, आपने ये देखा है कि सरकार ने बहुत चीजों पे पाबंदियां करके देख ली, लेकिन जहां भी पाबंदी हुई वहां पे चोरी छुपे ये चीजें चली। लेकिन अगर आपने लोगों को एक ऐसा समाज दे दिया, ऐसे लोगों को तैयार कर दिया कि वो खुद छोड़ दें, तो ये बेचने वाले क्या करेंगे? चाहे आपके घर के बाहर बैठे हो, अगर तरुण भाई ने नहीं नशा करना तो नहीं करना भैया, नहीं करना ना। लगता नहीं कि सोसाइटी में अवेयरनेस के साथ साथ यदि सोसाइटी में एक डर होगा प्रशासन का तो बहुत कारगर साबित होगा? मैं ये कह रहा हूँ आप बिल्कुल, अब आपने बात बहुत अच्छी करी है कि सोसाइटी में अवेयरनेस के साथ साथ डर, मैं तो मानता हूँ जी, अगर डर ना हो तो अव्यवस्था हो जाए। ये जो पुलिस है, आर्मी है और है, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं के लिए बनाई हुई है, सरकार है व्यवस्था के लिए, सरकार का काम है व्यवस्थाएं देना। लेकिन समाज सुधारने के लिए जो संस्थाएं हैं, जो इतने महात्मा संत जो इतना बताते हैं, वो सारे समाज सुधारक हैं, उससे समाज को एक प्रेरणा मिलती है और समाज उस बुराई से दूर रहता है। आज मैं ये कहता हूँ भाई साहब, कौन एक व्यक्ति ऐसा मेरे को बताओ जो साधु संत है, जो भी है, कौन ये कहता नशा किया करो? जिस भी आप गुरु को मानते हैं वो यही कहते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग करते हैं, और बुराई को कौन प्रचार कर रहा है ये बताओ? बुराई एक ऐसा अंधकार है जिसमें वो कहते हैं ना कि कितने सूरज, कितने बल्ब, कितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें जलाने के लिए हम किस लिए जलाते हैं? कि अंधेरे को दूर करें। तो जो बुराई है ना वो अंधेरा है भाई साहब, इसको दूर करने के लिए हम आप सबकी जरूरत है, ताकि हम सब मिलके इस बुराई को खत्म करें। बुराई व्यापक है, पूरी सृष्टि के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन उस बुराई को खत्म करने के लिए हम सब साथियों के एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तब वो बुराई दूर होगी। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर और एक समाज सेवी के तौर पर दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, दो चीजें मैं जो आपने कही हैं बड़ी जरूरी हैं जो आज समाज के अंदर, जो मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति जब किसी बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो उसमें उसका साथ देना चाहिए। पहली बात तो वो साथ आके उस बुराई के खिलाफ लड़े, और फिर अगर हम किसी को लगता है कि मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा, मैं बुराई के सामने नहीं जाके लड़ पाऊंगा, या वो उस पर नहीं है, तो उनको जो है अपनी कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ बन के अपनी बात रखनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए वहां तक। वो भी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उनको अपना लिख के, मैं ये कहता हूँ जहाँ पे कोई संदेश, अच्छा काम कोई हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेज करके, कुछ ना कुछ लिख के उसको जो है आगे प्रेस करना चाहिए। वो भी अगर उनको ये लगता कि नहीं है तो भाई कम से कम उसका हौसला डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, आपके समाज के लिए, परिवार के लिए, आपके भविष्य के बच्चों के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए, उनका हौसला डाउन करने का काम नहीं। क्योंकि मेरे को ये लगता है किसी में कमी निकालने के लिए, जैसे तरुण जी, कमी कभी भी निकाल लो, किसी की निकाल लो, लेकिन उसकी कमी को छोड़ के अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मैंने एक उदाहरण दिया था तरुण भाई, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी रास्ते में कहीं कोई बुजुर्ग गिरा मिल जाए आपको और आप उसको उठा लेते हो, आपने उठा के उसको सहारा देके उसके घर तक छोड़ दिया, तो रात को सोते समय भी आपको अंदर से एक अच्छी फील आएगी, आपको लगेगा आपने यार तूने बहुत अच्छा काम किया, आएगी ये फील। आपने एक बुजुर्ग को सहारा देके उसको घर तक पहुंचाया, वो आपको एक अच्छी फील देगा। और कहीं आपसे कहीं गुस्से में, जैसे आपने कहा गुस्सा जो राक्षस का, गुस्से में किसी बुजुर्ग के थप्पड़ मार दिया और उसको धक्का देके गिरा दिया,
चाहे उस समय कुछ नहीं किसी ने बोला आपको, लेकिन आप जब सोओगे, आप रात को घर जाओगे, आपके अंदर ये जरूर फील आएगी, यार तने ना गलत किया, गुस्से में तने उसको धक्का मार दिया, तने दुर्व्यवहार किया, गलत किया। तो गलत और ठीक का जो है ना वो हमारे को पता होता है, लेकिन कई बार आदमी विवेक में, गुस्से में या लालचवश उसका फैसला नहीं ले पाता। तो मैं आप सब जितने आप दर्शक जो साथी हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे यही एक अपील करना चाहूँगा कि भी ये जितना भी समाज में कहीं कोई अच्छा काम कोई व्यक्ति करे, कोई संस्था करे, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए लगा हुआ है, क्यों कर रहा है, हम उसके कारणों में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा गहरे। होना ये चाहिए कि हमें जो लगता है कि अच्छा है, ठीक है, तो उसका साथ दें, ठीक नहीं है तो भी बताएं कि भाई यहाँ तेरी गलती है, कमी है, इसको सुधारिए। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जो सबके साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास तौर से उन परिवारों से जो कहीं ना कहीं नशे से पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया या जो अभी उनके बच्चे जो नशे में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उन सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि कम से कम वो लोग जो है, क्योंकि वो पीड़ा उन्होंने सही है, उनके जब परिवारों में एक बच्चा जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो चिट्टे का नशा लेके जो बच्चा मरता है या टीका लेके जो बच्चा मरता है, वो तिल तिल मरता है, हर रोज उसके माँ बाप उसको अपने सामने मरता हुआ देखते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को जिन्होंने ये सारी पीड़ा खुद सही है, उनको अब सामने आने की जरूरत है। उनको ये करना चाहिए कि आपका बच्चा अगर चला गया इस चीज में, किसी और का बच्चा इस उसमें ना जाए। फतेहाबाद से वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रमुख समाज सेवी ठाकुर भवानी सिंह को आप सुन रहे थे, जो आजकल मां शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से युवाओं में नशे की लत छुड़ाने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मां शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ठाकुर भवानी सिंह ने पिछले दिनों सैकड़ों गांवों में नशा मुक्ति कैंप लगाकर दर्जनों युवाओं को है नशा मुक्त कर चुके हैं। ठाकुर भवानी सिंह बताते हैं कि जब वह किसी भी गांव में नशा मुक्ति कैंप लगाने पहुंचते हैं तो नशे से पीड़ित युवक के परिवार वाले आकर उनके सामने रोते हैं और अपने बेटे की स्थिति के बारे में बताते हैं तो उनका दिल रोने लग जाता है। लेकिन जब वह नशे से पीड़ित युवक से बात करते हैं तो युवा नशा छोड़ना तो चाहता है, लेकिन नशे की दलदल में इस कदर फंस चुका होता है कि नशा छोड़ना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन ठाकुर भवानी सिंह का जज्बा और ठाकुर भवानी सिंह के जो साथ टीम लगी हुई है, उसके जज्बे के बदौलत ही ठाकुर भवानी सिंह दर्जनों युवाओं का नशा छुड़वा चुके हैं। ठाकुर भवानी सिंह द्वारा आयोजित किए जाने वाले नशा मुक्ति कैंप को लेकर है, इनके विरोधियों ने कुछ सवाल भी उठाए थे कि ठाकुर भवानी सिंह ये समाज सेवा जो कर रहे हैं वो मात्र एक ढकोसला है, जबकि वह अपने लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अपने लिए लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं ताकि उनसे वोट प्राप्त कर चंडीगढ़ पहुंच सके। जब हमने यह सवाल उठाया तो ठाकुर भवानी सिंह विचलित होने के बजाय कहने लगे कि मंजिलें मिलती है उनको हौसलों में जिनके जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस इसी हौसले के बदौलत वे उड़ते ही चले जा रहे हैं। मंजिल क्या है वो कुदरत को पता है, लेकिन चलना उनका काम है, चलते ही जा रहे हैं। मंजिल जब मिलेगी वह उनको मिल जाएगी, लेकिन जिस निश्चय के साथ उन्होंने दौड़ लगाई है उस दौड़ को कभी रोकेंगे नहीं। वहीं भवानी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि किसी की भी सहायता करने से जो उन्हें आत्मिक शांति मिलती है, उसका उदाहरण यह है कि आप किसी की सहायता कर देखिएगा, जब रात को आप अपने मंजिल पर जाकर सोएंगे तो आपको एक ऐसी आत्मिक शांति मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वहीं ठाकुर भवानी सिंह ने पीड़ित परिवारों के मां बाप से अपील करते हुए कहा है कि यदि आपके परिवार में, यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति नशे से पीड़ित है, वह तो ठाकुर भवानी सिंह की टीम व ठाकुर भवानी सिंह की संस्था मां शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से कभी भी संपर्क कर सकता है। उनके बच्चे को नशा छुड़वाने के लिए ठाकुर भवानी सिंह की संस्था के द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। कैमरामैन भरतनारंग के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।